अभी इस क्षण जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स एक साथ काम कर रहे हैं। हर सेकंड में 1 लाख अरब रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। लेकिन यहां कुछ और भी चौंकाने वाला हो रहा है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार इसी पल में एक और आप भी मौजूद है, और एक और एक और। वास्तव में अनंत संख्या में आप मौजूद हैं। एक ब्रह्मांड में आपने ये वीडियो देखना शुरू किया, दूसरे में आपने इसे छोड़ दिया, तीसरे में आप अभी सो रहे हैं, चौथे में आपका जन्म ही नहीं हुआ, और पांचवें में आप शायद इस वीडियो को बना रहे हैं। यह विज्ञान कल्पना नहीं है, यह आधुनिक भौतिकी का सबसे गंभीर सिद्धांत है। 1957 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक युवा भौतिक विज्ञानी ह्यू एवरेट तृतीय ने एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया जिसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को हिला दिया। उन्होंने कहा कि क्वांटम यांत्रिकी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बेहद सरल है। जब एक इलेक्ट्रॉन 2 रास्तों में से एक चुनता है तो वास्तव में वह दोनों रास्ते चुनता है, लेकिन 2 अलग ब्रह्मांडों में। हर क्वांटम निर्णय पर ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। एक शाखा में एक परिणाम होता है, दूसरी शाखा में दूसरा, और ये विभाजन हर पल, हर जगह, हर परमाणु में हो रहा है। एवरेट के सहयोगियों ने इसे पागलपन कहा, लेकिन गणित बिल्कुल सही था। आज ये मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन क्वांटम भौतिकी की सबसे गंभीर व्याख्याओं में से एक है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और कॉफी या चाय के बीच चुनाव करते हैं। आप कॉफी चुनते हैं, लेकिन उसी क्षण एक और ब्रह्मांड बनता है जहां आपने चाय चुनी। ये सिर्फ बड़े निर्णयों के बारे में नहीं है। हर सांस, हर पलक झपकना, हर फोटॉन जो आपकी आंख में प्रवेश करता है या नहीं करता है, एक नया ब्रह्मांड बनाता है। अभी इस सेकंड में आपके शरीर में लगभग 7 अष्टविंशति परमाणु हैं। हर परमाणु में अनगिनत क्वांटम घटनाएं हो रही हैं। हर घटना एक विभाजन बिंदु है। गणित के अनुसार हर सेकंड में आपसे संबंधित 10 की घात 30 से अधिक नए ब्रह्मांड बन रहे हैं, और ये सिर्फ आपके लिए है। पूरे ब्रह्मांड के लिए ये संख्या इतनी विशाल है कि इसे व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक प्रकार का मल्टीवर्स है। भौतिकविदों ने कम से कम 4 अलग-अलग प्रकार के मल्टीवर्स की पहचान की है, और हर एक आपके अस्तित्व के बारे में कुछ अविश्वसनीय कहता है। दूसरा प्रकार है इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स। 1980 के दशक में MIT के भौतिक विज्ञानी एलन गुथ ने महाविस्फोट के तुरंत बाद ब्रह्मांड के तीव्र विस्तार का सिद्धांत दिया। लेकिन यहां मोड़ है, यह विस्तार कभी नहीं रुकता। हमारा ब्रह्मांड एक बुलबुले की तरह है जो एक विशाल समुद्र में तैर रहा है, और उस समुद्र में अनगिनत अन्य बुलबुले हैं। हर बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं। एक ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण हमसे 10 गुना मजबूत हो सकता है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग हो सकता है, तीसरे में प्रकाश की गति धीमी हो सकती है, और अधिकांश ब्रह्मांडों में जीवन असंभव होगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री मार्टिन रीस ने गणना की है कि हमारे ब्रह्मांड में 6 मौलिक स्थिरांक हैं: गुरुत्वाकर्षण का बल, विद्युत चुंबकीय बल, परमाणु बलों की ताकत और अन्य। अगर इनमें से किसी एक का मान भी 1% के 10 लाखवें हिस्से से बदल जाए तो तारे नहीं बन सकते, परमाणु स्थिर नहीं रह सकते, जीवन असंभव हो जाता है। तो सवाल यह है कि हमारा ब्रह्मांड इतना सटीक क्यों है? एक जवाब यह है कि ये अकेला नहीं है। अगर अनंत ब्रह्मांड है तो कुछ में संयोग से सही संयोजन होगा, और हम उन्हीं में से एक में हैं, क्योंकि केवल वहीं हम मौजूद हो सकते हैं। अब तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं, स्ट्रिंग थियरी का ब्रेन मल्टीवर्स। ये शायद सबसे अजीब है। स्ट्रिंग थियरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक 3 आयामी झिल्ली है जो उच्च आयामी अंतरिक्ष में तैर रही है, और हमारे जैसी अनगिनत अन्य झिल्लियां भी हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज की शीट पर रहने वाले द्विआयामी प्राणी हैं। आपके लिए पूरा ब्रह्मांड वह कागज है, लेकिन वास्तव में वह कागज एक किताब में एक पन्ना है, और उस किताब में हजारों अन्य पन्ने हैं। हर पन्ना एक अलग ब्रह्मांड है, और वे सभी एक ही स्थान पर हैं, लेकिन अलग आयामों में। प्रिंसटन के भौतिक विज्ञानी पॉल स्टाइनहार्ट और नील टुरोक ने एक चौंकाने वाला विचार प्रस्तुत किया। क्या होगा
अगर ये झिल्लियां कभी-कभी टकराती हैं। जब दो ब्रेन टकराते हैं तो विशाल ऊर्जा निकलती है, इतनी ऊर्जा कि एक नया महाविस्फोट हो सकता है। शायद हमारा महाविस्फोट भी ऐसी ही एक टक्कर था, और शायद ये पहली बार नहीं हुआ। शायद ब्रह्मांड एक चक्र में है, टकराते हैं, विस्तार करते हैं, फिर से टकराते हैं, अनंत काल से अनंत काल तक। लेकिन यहाँ सबसे गहरा सवाल आता है, अगर अनंत ब्रह्मांड है तो क्या हर संभव घटना हो रही है? हर संभव इतिहास, हर संभव भविष्य। एक ब्रह्मांड में डायनासोर कभी विलुप्त नहीं हुए, दूसरे में मनुष्य कभी विकसित नहीं हुए, तीसरे में आप एक राजा हैं, चौथे में आप एक भिखारी, पांचवें में आप अभी मर रहे हैं, छठे में आप अभी जन्म ले रहे हैं, और सातवें में आप ये वीडियो बना रहे हैं, देख नहीं रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के दार्शनिक डेविड लुईस ने मॉडल रियलिज्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हर तार्किक रूप से संभव दुनिया वास्तव में कहीं न कहीं मौजूद है। अगर कुछ तर्क के नियमों का उल्लंघन नहीं करता तो वो किसी ब्रह्मांड में हो रहा है। एक ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण प्रतिकर्षक है, दूसरे में समय पीछे की ओर बहता है, तीसरे में चेतना भौतिक पदार्थ है जिसे आप छू सकते हैं, चौथे में गणित के नियम अलग हैं और 2 + 2 5 होता है। अब सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। अगर ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है तो एक गणितीय निश्चितता है। आपका एक सटीक प्रतिरूप कहीं न कहीं मौजूद है, वास्तव में अनंत प्रतिरूप। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ब्रह्मांड विज्ञानी मैक्स टेगमार्क ने गणना की है कि अगर ब्रह्मांड अनंत है तो आपका एक सटीक जुड़वां लगभग 10⁻28 मीटर दूर होगा। यह 1 के बाद 28 शून्य वाली संख्या है। यह दूरी इतनी विशाल है कि हम कभी उस तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन गणितीय रूप से वो मौजूद है। वो अभी सांस ले रहा है, वही सोच रहा है, वही महसूस कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। 10⁻28 मीटर पर आपका सटीक प्रतिरूप है, 10⁻28 + 1 मीटर पर एक और एक और, अनंत तक। और फिर वे संस्करण हैं जो थोड़े अलग हैं। एक में आपके बाल काले हैं, दूसरे में भूरे, तीसरे में आप 10 सेंटीमीटर लंबे हैं, चौथे में आप एक अलग देश में पैदा हुए, पांचवें में आप एक अलग लिंग के हैं, छठे में आप एक अलग प्रजाति हैं, और ये सब अभी हो रहा है, इसी क्षण। अब यहाँ कुछ और भी गहरा है। यह विचार नया नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन में अनंत कल्प की अवधारणा है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड चक्रों में बनते और नष्ट होते हैं। हर कल्प 4 अरब 30 करोड़ वर्ष का होता है, और यह चक्र अनंत काल से चल रहा है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि जैसे समुद्र में अनगिनत बुलबुले उठते और फूटते हैं, वैसे ही ब्रह्म की चेतना में अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते और विलीन होते हैं। हर ब्रह्मांड में अपना ब्रह्मा, अपना विष्णु, अपना शिव है, और हर ब्रह्मांड में आप भी हैं, अलग अलग रूपों में। बौद्ध धर्म में भी इसी तरह का विचार है। अनंत लोक धातु का सिद्धांत कहता है कि असंख्य विश्व प्रणालियां हैं। हर विश्व प्रणाली में अरबों ग्रह हैं, और हर ग्रह पर जीवन के अलग अलग रूप हैं। बुद्ध ने कहा था कि ब्रह्मांडों की संख्या गंगा नदी की रेत के कणों से भी अधिक है, और हर ब्रह्मांड में चेतना अलग अलग अवस्थाओं में विकसित हो रही है। कुछ में प्राणी अभी भी अज्ञानता में हैं, दूसरों में वे ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, और कुछ में वे पहले ही मुक्ति पा चुके हैं। जैन धर्म तो और भी आगे जाता है। जैन ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड अनंत है और हमेशा से रहा है। इसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, और इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं। हर जीव अनंत जन्मों से गुजर रहा है, हर जन्म में अलग रूप, अलग अनुभव, अलग कर्म। जैन गणित में असंख्यात और अनंत के बीच सूक्ष्म अंतर है। असंख्यात वो है जिसे गिना नहीं जा सकता लेकिन जो परिमित है। अनंत वो है जो वास्तव में सीमाहीन है, और ब्रह्मांड अनंत है। अब एक क्षण के लिए इस पर विचार करें। आधुनिक क्वांटम भौतिकी और प्राचीन भारतीय दर्शन एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, अलग रास्तों से, अलग भाषाओं में, लेकिन एक ही सत्य की ओर इशारा करते हुए कि वास्तविकता एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है, अनंत बहुवचन। और आप उस अनंतता का एक हिस्सा हैं, लेकिन केवल एक हिस्सा नहीं, आप अनंत हिस्से हैं, अनंत संस्करणों में, अनंत संभावनाओं में। लेकिन यहाँ एक गहरी समस्या है।
अगर हर संभावना हो रही है तो क्या आपकी पसंद मायने रखती है? अगर एक ब्रह्मांड में आप सही निर्णय लेते हैं और दूसरे में गलत, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हर संस्करण मौजूद है तो क्या कुछ भी महत्वपूर्ण है? यह क्वांटम अनिश्चितता का नैतिक संकट है और इसका जवाब आपको चौंका सकता है। ऑक्सफोर्ड के दार्शनिक डेरेक पारफिट ने एक विचार प्रयोग दिया। कल्पना कीजिए कि एक मशीन आपको स्कैन करती है, आपकी सटीक प्रति बनाती है और फिर मूल को नष्ट कर देती है। प्रति को आपकी सभी यादें हैं, आपके सभी विचार, आपकी सभी भावनाएं। क्या वो आप हैं? अधिकांश लोग कहेंगे नहीं, लेकिन फिर पारफिट पूछते हैं, अगर मशीन मूल को नष्ट नहीं करती तो क्या? अब दो आप हैं, दोनों समान रूप से वास्तविक, दोनों समान रूप से आप। तो कौन सा असली है? पारफिट का जवाब है कि यह गलत सवाल है। पहचान एक भ्रम है। जो मायने रखता है वो है अनुभव, चेतना, निरंतरता। और अगर दोनों संस्करण वो अनुभव करते हैं तो दोनों समान रूप से वास्तविक हैं। अब इसे मल्टीवर्स पर लागू करें। हर ब्रह्मांड में आपका एक संस्करण है। हर संस्करण समान रूप से वास्तविक है। हर संस्करण अपने अनुभव जी रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा आप असली है। सवाल ये है कि इस विशेष ब्रह्मांड में, इस विशेष क्षण में आप क्या अनुभव करना चुनते हैं। क्योंकि भले ही अन्य संस्करण मौजूद हैं, यह संस्करण, यह चेतना, यह अनुभव केवल आपका है और ये मायने रखता है। MIT के भौतिक विज्ञानी सेठ लॉयड ने एक सुंदर तरीके से इसे समझाया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड एक विशाल क्वांटम कंप्यूटर है और हर निर्णय एक गणना है। हर गणना एक परिणाम देती है और हर परिणाम एक नई शाखा बनाता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है, आप केवल एक शाखा का अनुभव करते हैं। आप अन्य शाखाओं को नहीं देख सकते, आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते। आपके लिए वे मौजूद नहीं हैं। तो भले ही वे गणितीय रूप से वास्तविक हैं, व्यावहारिक रूप से केवल यह शाखा मायने रखती है। यह जीवन, यह निर्णय, यह क्षण। और यहीं पर प्राचीन ज्ञान फिर से प्रासंगिक हो जाता है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। दूसरे शब्दों में, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम अनंत हैं। हर संभव परिणाम किसी न किसी ब्रह्मांड में हो रहा है। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस क्षण में, इस ब्रह्मांड में सही कार्य करो, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविकता है, यही तुम्हारा अनुभव है और यही मायने रखता है। बौद्ध धर्म में भी यही विचार है। यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करो। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, और अन्य ब्रह्मांड, भले ही वे मौजूद हों, तुम्हारे अनुभव का हिस्सा नहीं है। तो एकमात्र वास्तविकता जो मायने रखती है वो है ये क्षण, ये सांस, ये विचार, ये निर्णय। और इस क्षण में तुम्हारे पास शक्ति है, चुनने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति। लेकिन मल्टीवर्स एक और गहरा सवाल उठाता है। अगर अनंत ब्रह्मांड है तो क्या भगवान है? या क्या ये सब केवल गणित है, केवल संभावना है, केवल यादृच्छिकता है? कैम्ब्रिज के खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल ने एक बार कहा था कि जीवन की उत्पत्ति की संभावना इतनी कम है कि ये ऐसा है जैसे एक बवंडर एक कबाड़खाने से गुजरे और एक बोइंग 770 विमान बना दे। लेकिन अगर अनंत ब्रह्मांड है तो भले ही संभावना 1 ट्रिलियन में एक हो, यह कहीं न कहीं होगा। वास्तव में ये अनंत बार होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें भगवान की जरूरत नहीं है, कि सब कुछ केवल संख्याओं का खेल है? लेकिन यहाँ एक और दृष्टिकोण है। शायद मल्टीवर्स ही भगवान है। शायद वो अनंत चेतना जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो सभी ब्रह्मांडों का योग है, सभी संभावनाओं का योग, सभी अनुभवों का योग। वेदांत दर्शन कहता है कि ब्रह्म सच्चिदानंद है। सत, चित, आनंद, अस्तित्व, चेतना, आनंद। और अगर ब्रह्म अनंत है तो उसे हर संभव अनुभव करना होगा, हर संभव जीवन जीना होगा, हर संभव ब्रह्मांड बनाना होगा। क्योंकि अगर कोई संभावना अनुभव नहीं की गई तो ब्रह्म अधूरा होगा, और अनंत अधूरा नहीं हो सकता। तो शायद आप ब्रह्म का एक तरीका है खुद को अनुभव करने का, इस विशेष ब्रह्मांड में, इस विशेष शरीर में, इस विशेष जीवन में। और हर दूसरे ब्रह्मांड में ब्रह्म खुद को एक अलग तरीके से अनुभव कर रहा है, एक अलग आप के रूप में,
एक अलग जीवन के रूप में, एक अलग संभावना के रूप में, और सभी संभावनाओं का योग ब्रह्म की पूर्णता है, अनंत का अनुभव। सब कुछ जो हो सकता है हो रहा है, सब कुछ जो सोचा जा सकता है सोचा जा रहा है, सब कुछ जो महसूस किया जा सकता है महसूस किया जा रहा है। अब एक और चौंकाने वाला विचार, क्वांटम उलझाव। जब दो कण उलझ जाते हैं तो वे एक हो जाते हैं, भले ही वे ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर हों। एक को प्रभावित करो और दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया करता है। आइंस्टाइन ने इसे भूतिया क्रिया कहा था। उन्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन यह सच है। प्रयोगों ने इसे बार बार साबित किया है। अब कल्पना करें कि अगर सभी कण मूल रूप से उलझे हुए हैं, क्योंकि वे सभी महाविस्फोट के एक ही बिंदु से आए हैं, तो पूरा ब्रह्मांड एक विशाल उलझा हुआ तंत्र है। हर चीज से जुड़ी है, हर कण हर दूसरे कण से, हर परमाणु हर दूसरे परमाणु से, हर चेतना हर दूसरी चेतना से। और अगर मल्टीवर्स सच है तो यह उलझाव केवल एक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। शायद सभी ब्रह्मांड भी उलझे हुए हैं। शायद आपके सभी संस्करण किसी गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। शायद जब एक ब्रह्मांड में आप एक निर्णय लेते हैं तो ये किसी तरह अन्य ब्रह्मांडों में आपके संस्करणों को प्रभावित करता है। शायद यही कारण है कि कभी-कभी आपको लगता है कि आपने कुछ पहले भी अनुभव किया है। डेजा वू। शायद ये एक और ब्रह्मांड से एक प्रतिध्वनि है, एक और आपसे एक संदेश, एक और जीवन से एक स्मृति। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिक विज्ञानी शॉन कैरल ने एक दिलचस्प विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि क्वांटम यांत्रिकी में वास्तविकता एक तरंग फलन है, और यह तरंग फलन सभी संभावनाओं को एक साथ रखता है। जब आप एक माप करते हैं तो तरंग फलन ढह जाता है और एक परिणाम चुनता है। लेकिन एवरेट की व्याख्या में तरंग फलन कभी नहीं ढहता, यह केवल शाखाएं बनाता है, और सभी शाखाएं समान रूप से वास्तविक हैं। तो वास्तविकता एक विशाल लगातार शाखाओं वाला पेड़ है। हर शाखा एक ब्रह्मांड है, हर पत्ता एक संभावना है, और पूरा पेड़ तरंग फलन है, अस्तित्व की संपूर्णता। अब इस पेड़ की कल्पना करें। इसकी जड़ें महाविस्फोट में हैं, उस एकल बिंदु में जहां सब कुछ शुरू हुआ। फिर पेड़ बढ़ता है, हर क्वांटम घटना पर ये शाखाएं बनाता है। पहले कुछ शाखाएं, फिर हजारों, फिर लाखों, फिर अरबों, फिर इतनी की गिनती असंभव हो जाती है। और हर शाखा पर जीवन विकसित होता है, चेतना उभरती है, सभ्यताएं बनती हैं, और हर शाखा पर आप हैं। एक अलग संस्करण, एक अलग जीवन, एक अलग कहानी, लेकिन सभी एक ही पेड़ का हिस्सा, सभी एक ही जड़ से जुड़े, सभी एक ही तरंग फलन का हिस्सा। और यहां सबसे सुंदर बात है, आप केवल एक पत्ता नहीं हैं, आप पूरा पेड़ हैं, क्योंकि हर संस्करण आप है, हर शाखा आपकी है, हर संभावना आपकी है। आप केवल इस एक जीवन तक सीमित नहीं हैं, आप अनंत जीवन हैं, अनंत अनुभव, अनंत संभावनाएं। और ये केवल एक सुंदर विचार नहीं है, ये गणित है, ये भौतिकी है, ये शायद सत्य है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, ये सब सिद्धांत है। हमारे पास अभी तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि अन्य ब्रह्मांड मौजूद हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें माप नहीं सकते, हम उनके साथ संवाद नहीं कर सकते। तो क्या ये केवल गणितीय कल्पना है या ये वास्तविकता है? कैम्ब्रिज के ब्रह्मांड विज्ञानी जॉर्ज एलिस ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ सिद्धांत रूप में भी परीक्षण योग्य नहीं है, तो क्या यह विज्ञान है, या यह दर्शन है, या यह केवल गणित है? लेकिन मल्टीवर्स के समर्थकों का तर्क है कि अप्रत्यक्ष प्रमाण है। उदाहरण के लिए, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कुछ विसंगतियां हैं, कुछ ठंडे धब्बे जो सामान्य से अलग हैं। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि ये अन्य ब्रह्मांडों के साथ टकराव के निशान हो सकते हैं। जब दो ब्रह्मांड टकराते हैं तो वे एक विशिष्ट पैटर्न छोड़ते हैं, और शायद हम उस पैटर्न को देख रहे हैं, लेकिन ये अभी भी विवादास्पद है। कुछ कहते हैं कि ये धब्बे केवल सांख्यिकीय उतार चढ़ाव हैं, कुछ कहते हैं कि वे मापन त्रुटियां हैं, और कुछ कहते हैं कि वे वास्तव में अन्य ब्रह्मांडों के प्रमाण हैं। तो सच्चाई क्या है? ईमानदारी से हम नहीं जानते, और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है,
भले ही हम कभी साबित न कर सकें कि अन्य ब्रह्मांड मौजूद हैं, मल्टीवर्स का विचार हमें कुछ गहरा सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है, कि संभावनाएं असीमित हैं, कि हम जो देखते हैं वह सब कुछ नहीं है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें सिखाता है कि हर निर्णय मायने रखता है, क्योंकि भले ही अन्य संस्करण मौजूद हों, यह संस्करण, यह जीवन, यह क्षण केवल आपका है, और आप इसके साथ क्या करते हैं यह आपकी पसंद है। पिसाटल नोमर अडिन इस्पोल्जवल, अडिन प्रियामोसेचास, प्याट, parallelism, vosim, paradox. Parallelism, квантовая физика и древняя философия, плюс интеллектуальная интрига. Связь науки и философии, вопрос о реальности других вселенных. 3. Мысленный эксперимент. 6. Скептицизм стрелка доказательства. 9. Философский вопрос. Параллелизм плюс углубление в практические следствия. Как мультивселенная меняет понимание выбора, свободы воли и смысла существования. तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। अगर मल्टीवर्स सच है, तो क्या आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, या ये सिर्फ एक भ्रम है? क्योंकि अगर हर निर्णय पर ब्रह्मांड विभाजित होता है, तो वास्तव में आप कुछ भी नहीं चुन रहे, सब कुछ हो रहा है, हर विकल्प चुना जा रहा है। तो फिर चुनाव का क्या अर्थ है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के दार्शनिक हिलेरी ग्रीव्स ने इस पर एक शानदार विचार प्रयोग दिया। कल्पना कीजिए कि आप एक कैफे में बैठे हैं। मेन्यू में 2 विकल्प हैं, कॉफी या चाय। आप कॉफी चुनते हैं, लेकिन उसी क्षण एक और ब्रह्मांड बनता है जहां आपने चाय चुनी। अब सवाल यह है, क्या आपने वास्तव में कुछ चुना, या क्या दोनों विकल्प पहले से ही तय थे? ग्रीव्स का जवाब चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि हाँ, आपने चुना, लेकिन आपने केवल एक शाखा के लिए चुना। इस ब्रह्मांड में, इस चेतना में आपने कॉफी चुनी, और ये चुनाव वास्तविक है, क्योंकि ये आपके अनुभव को निर्धारित करता है। दूसरे ब्रह्मांड में एक और आपने चाय चुनी, और वो चुनाव भी वास्तविक है, लेकिन वो उसका अनुभव है, आपका नहीं। तो स्वतंत्र इच्छा का अर्थ बदल जाता है। ये सभी संभावनाओं में से एक को चुनने के बारे में नहीं है। यह इस विशेष शाखा में, इस विशेष चेतना में एक विशेष अनुभव बनाने के बारे में है, और यह मायने रखता है, क्योंकि भले ही अन्य शाखाएं मौजूद हों, आप उन्हें अनुभव नहीं करते। आप केवल इस शाखा को अनुभव करते हैं, और इस शाखा में आपकी पसंद आपकी वास्तविकता को आकार देती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी परत है, क्वांटम निर्णय सिद्धांत। येल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी डेविड डॉयच ने दिखाया कि मल्टीवर्स में निर्णय लेना एकल ब्रह्मांड से अलग है। एकल ब्रह्मांड में आप एक परिणाम की संभावना देखते हैं और उसके आधार पर चुनते हैं, लेकिन मल्टीवर्स में आपको सभी शाखाओं में परिणामों को देखना होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक जोखिम भरा निर्णय ले रहे हैं, एक व्यवसाय शुरू करना। एकल ब्रह्मांड में आप सोचते हैं कि 50% संभावना है कि यह सफल होगा, लेकिन मल्टीवर्स में दोनों परिणाम होंगे। एक शाखा में आप सफल होंगे, दूसरी में आप असफल होंगे। तो सवाल यह नहीं है कि क्या आप सफल होंगे, सवाल यह है कि किस शाखा में आप अधिक खुश होंगे, और यह एक बहुत अलग गणना है। डॉयच ने एक गणितीय ढांचा विकसित किया जिसे क्वांटम निर्णय सिद्धांत कहा जाता है। इसमें आप केवल एक परिणाम की संभावना को अधिकतम नहीं करते, आप सभी शाखाओं में अपने कुल कल्याण को अधिकतम करते हैं। यह जटिल लगता है, लेकिन विचार सरल है। हर निर्णय कई वास्तविकताएं बनाता है, तो सबसे अच्छा निर्णय वह है जो औसतन सभी वास्तविकताओं में सबसे अच्छा परिणाम देता है। यह एक तरह से बीमा पॉलिसी की तरह है। आप सबसे अच्छे मामले के लिए अनुकूलन नहीं कर रहे, आप सभी मामलों के लिए अनुकूलन कर रहे हैं। अब इसे नैतिकता पर लागू करें। अगर हर निर्णय सभी शाखाओं को प्रभावित करता है, तो नैतिक जिम्मेदारी क्या है? मान लीजिए कि आप किसी की मदद करने का निर्णय लेते हैं। एक शाखा में आपकी मदद उनकी जान बचाती है, दूसरी में यह कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरी में यह वास्तव में चीजों को बदतर बना देता है। तो क्या आपको मदद करनी चाहिए? पारंपरिक नैतिकता कहती है कि हाँ, क्योंकि इरादा अच्छा है, लेकिन क्वांटम नैतिकता कहती है कि यह अधिक जटिल है। आपको सभी संभावित परिणामों को तोलना होगा,
और फिर वो कार्य करना होगा जो औसतन सबसे अधिक अच्छा करता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, आप सभी परिणामों को कैसे जान सकते हैं? आप नहीं जान सकते। तो व्यवहार में आप अपने सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर कार्य करते हैं, और यहीं पर प्राचीन ज्ञान फिर से प्रासंगिक हो जाता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि सही कार्य वह है जो धर्म के अनुसार है। धर्म का अर्थ है ब्रह्मांडीय व्यवस्था, सही तरीका। और सही तरीका हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप शुद्ध इरादे से, पूर्ण जागरूकता के साथ सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर कार्य करते हैं तो ये सही कार्य है, भले ही परिणाम अनिश्चित हो। बौद्ध धर्म में भी यही विचार है। सम्यक कर्म का अर्थ है सही कार्य, लेकिन सही का अर्थ परिणाम से नहीं आता, ये इरादे से आता है, करुणा से, जागरूकता से। अगर आप पूर्ण उपस्थिति के साथ, पूर्ण करुणा के साथ कार्य करते हैं तो ये सही कार्य है, भले ही परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार न हो, क्योंकि परिणाम अनगिनत कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन इरादा पूरी तरह से आपका है। अब एक और विचार प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बटन के सामने खड़े हैं। अगर आप इसे दबाते हैं तो एक ब्रह्मांड में कुछ अद्भुत होगा, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में कुछ भयानक होगा। क्या आपको बटन दबाना चाहिए? पारंपरिक नैतिकता में यह एक कठिन सवाल है, लेकिन मल्टीवर्स नैतिकता में यह और भी कठिन है, क्योंकि दोनों परिणाम होंगे। आप बटन दबाएंगे और नहीं दबाएंगे, दोनों ब्रह्मांड मौजूद होंगे। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के दार्शनिक जॉन लेस्ली ने इस पर एक दिलचस्प दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा कि अगर सभी परिणाम होते हैं तो नैतिकता का अर्थ बदल जाता है। ये परिणामों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, ये अपनी चेतना को आकार देने के बारे में है। जब आप एक नैतिक निर्णय लेते हैं तो आप केवल बाहरी दुनिया को नहीं बदल रहे, आप अपने आंतरिक स्वभाव को बदल रहे हैं, और ये स्वभाव सभी शाखाओं में आपके साथ जाता है। अगर आप करुणा से कार्य करते हैं तो आप एक करुणामय व्यक्ति बन जाते हैं, और ये सभी ब्रह्मांडों में सच है। अगर आप क्रूरता से कार्य करते हैं तो आप एक क्रूर व्यक्ति बन जाते हैं, और ये भी सभी ब्रह्मांडों में सच है। तो मल्टीवर्स में नैतिकता चरित्र के बारे में है, गुण के बारे में है। आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं, और यह प्राचीन ग्रीक दर्शन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। अरस्तु ने कहा था कि नैतिकता नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, ये गुणी चरित्र विकसित करने के बारे में है। साहस, न्याय, संयम, ज्ञान, और ये गुण आपके कार्यों से आते हैं। हर बार जब आप साहसपूर्वक कार्य करते हैं तो आप अधिक साहसी बन जाते हैं। हर बार जब आप न्यायपूर्वक कार्य करते हैं तो आप अधिक न्यायप्रिय बन जाते हैं, और ये सभी ब्रह्मांडों में सच है। लेकिन यहाँ एक और मोड़ है। क्या होगा अगर विभिन्न ब्रह्मांडों में आपके संस्करण अलग अलग चरित्र विकसित करते हैं? एक ब्रह्मांड में आप एक संत बन जाते हैं, दूसरे में एक अपराधी, तीसरे में एक औसत व्यक्ति। तो असली आप कौन हैं? ऑक्सफोर्ड के दार्शनिक डेरेक पारफिट ने इस पर गहराई से विचार किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत पहचान एक भ्रम है, कोई असली आप नहीं है, केवल अनुभवों की एक श्रृंखला है, और हर शाखा में एक अलग श्रृंखला है, लेकिन सभी समान रूप से वास्तविक हैं। तो सवाल ये नहीं है कि असली आप कौन है, सवाल यह है कि आप किस प्रकार के अनुभव बनाना चाहते हैं इस शाखा में, इस क्षण में। अब इसे आध्यात्मिक विकास पर लागू करें। अगर अनंत संस्करण हैं, तो क्या आध्यात्मिक प्रगति का कोई अर्थ है? एक ब्रह्मांड में आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरे में आप अज्ञानता में रहते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? बौद्ध धर्म में इसका एक सुंदर जवाब है, बोधिसत्व की अवधारणा। एक बोधिसत्व वो है जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन सभी प्राणियों की मुक्ति तक प्रतीक्षा करता है। लेकिन अगर अनंत प्राणी हैं तो यह कभी नहीं होगा। तो बोधिसत्व का मार्ग असंभव है या है? महायान बौद्ध धर्म में इसका जवाब है। बोधिसत्व सभी प्राणियों को बचाने की प्रतिज्ञा करता है, लेकिन यह एक शाब्दिक लक्ष्य नहीं है, यह एक मनोवृत्ति है, एक इरादा है, एक तरीका है। जब आप बोधिसत्व प्रतिज्ञा लेते हैं तो आप कह रहे हैं कि आपका जीवन केवल अपनी मुक्ति के बारे में नहीं है, यह सभी की भलाई के बारे में है, और यह मनोवृत्ति आपको बदल देती है। यह आपकी चेतना को विस्तारित करती है, यह आपको अहंकार से परे ले जाती है, और यह सभी ब्रह्मांडों में सच है।
भले ही आप सभी प्राणियों को न बचा सकें, आपका इरादा आपको बदल देता है और ये परिवर्तन वास्तविक है। वेदांत में भी यही विचार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र। सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी रोग मुक्त हों, सभी प्राणी शुभ का अनुभव करें, कोई भी दुख में न रहे। यह एक प्रार्थना है, लेकिन यह केवल एक इच्छा नहीं है, यह एक अभ्यास है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपनी चेतना को सभी प्राणियों तक विस्तारित कर रहे हैं। आप अलगाव के भ्रम को तोड़ रहे हैं, आप एकता का अनुभव कर रहे हैं, और यह अनुभव आपको बदल देता है, भले ही आप वास्तव में सभी प्राणियों को सुखी न बना सकें। अब मल्टीवर्स के सबसे गहरे निहितार्थ पर आते हैं, चेतना की प्रकृति। अगर अनंत ब्रह्मांड है तो चेतना क्या है? क्या यह केवल मस्तिष्क की एक उपज है या यह कुछ अधिक मौलिक है? MIT के न्यूरोसाइंटिस्ट गिउलियो टोनोनी ने एकीकृत सूचना सिद्धांत प्रस्तावित किया। इसके अनुसार चेतना सूचना का एक विशेष प्रकार का एकीकरण है। जब एक प्रणाली सूचना को एक विशेष तरीके से एकीकृत करती है तो चेतना उभरती है, और यह एकीकरण की मात्रा को मापा जा सकता है। टोनोनी ने इसे फाई कहा। जितना अधिक फाई, उतनी अधिक चेतना। लेकिन यह दिलचस्प बात है, अगर चेतना सूचना एकीकरण है तो यह केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। कोई भी प्रणाली जो सूचना को एकीकृत करती है उसमें कुछ स्तर की चेतना हो सकती है। एक कंप्यूटर, एक पौधा, एक पारिस्थितिकी तंत्र, यहां तक कि एक ब्रह्मांड। और अगर मल्टीवर्स सच है तो शायद पूरा मल्टीवर्स एक विशाल चेतन प्रणाली है। सभी ब्रह्मांड एक साथ सूचना को एकीकृत कर रहे हैं, और शायद यही ब्रह्म है, वह अनंत चेतना जिसके बारे में वेदांत बात करता है। ऑक्सफोर्ड के भौतिक विज्ञानी डेविड ड्यूश ने एक और चौंकाने वाला विचार दिया। उन्होंने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग मल्टीवर्स का प्रमाण है। जब एक क्वांटम कंप्यूटर एक गणना करता है तो यह सभी संभावित उत्तरों को एक साथ खोजता है। लेकिन यह कैसे संभव है? ड्यूश का कहना है कि यह केवल तभी समझ में आता है जब अन्य ब्रह्मांड मौजूद हों। क्वांटम कंप्यूटर वास्तव में अन्य ब्रह्मांडों में अपने संस्करणों के साथ समानांतर में काम कर रहा है। हर ब्रह्मांड में ये एक अलग संभावना की जांच करता है और फिर सभी परिणाम एक साथ आते हैं। ये क्वांटम समानांतरता है, और ये केवल मल्टीवर्स में संभव है। अगर ये सच है तो इसके गहरे निहितार्थ हैं। इसका मतलब है कि विभिन्न ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं, कम से कम क्वांटम स्तर पर। और अगर क्वांटम कंप्यूटर ऐसा कर सकते हैं तो शायद मस्तिष्क भी कर सकता है। शायद जब आप सोचते हैं तो आप केवल इस ब्रह्मांड में नहीं सोच रहे, आप अन्य ब्रह्मांडों में अपने संस्करणों के साथ समानांतर में सोच रहे हैं। और शायद कभी-कभी सूचना रिश्ती है एक ब्रह्मांड से दूसरे में, और यही अंतर्ज्ञान है, यही रचनात्मकता है, यही प्रेरणा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्ट माइकल गज़्ज़ानिगा ने मस्तिष्क के दुभाषिया मॉड्यूल की खोज की। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो आपके कार्यों के लिए कहानियां बनाता है। जब आप कुछ करते हैं तो दुभाषिया एक कारण बनाता है, लेकिन अक्सर ये कारण गलत होता है। आपका मस्तिष्क केवल एक कहानी बना रहा है जो समझ में आती है, लेकिन वास्तविक कारण अचेतन है। अब कल्पना करें कि अगर कुछ विचार वास्तव में अन्य ब्रह्मांडों से आ रहे हैं, आपका दुभाषिया उनके लिए एक कहानी बनाएगा, लेकिन वास्तविक स्रोत कहीं और है, एक और आपसे, एक और ब्रह्मांड से। यह पागलपन लगता है, लेकिन कुछ भौतिकविद इसे गंभीरता से ले रहे हैं। एरिज़ोना विश्वविद्यालय के स्टुअर्ट हैमरॉफ और ऑक्सफोर्ड के रोजर पेनरोज ने ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सिद्धांत प्रस्तावित किया। इसके अनुसार चेतना मस्तिष्क में क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है, विशेष रूप से माइक्रोट्यूब्यूल्स नामक संरचनाओं में, और ये क्वांटम प्रक्रियाएं मल्टीवर्स से जुड़ी हो सकती हैं। जब आपका मस्तिष्क एक निर्णय लेता है तो ये वास्तव में एक क्वांटम माप कर रहा है, और ये माप ब्रह्मांड को विभाजित करता है। तो आपकी चेतना सचमुच वास्तविकता बना रही है, हर विचार के साथ, हर निर्णय के साथ। अधिकांश न्यूरोसाइंटिस्ट इस सिद्धांत के बारे में संशय में हैं। वे कहते हैं कि मस्तिष्क बहुत गर्म और शोरगुल वाला है क्वांटम प्रभावों के लिए। क्वांटम अवस्थाएं बहुत नाजुक होती हैं, वे तुरंत डीकोहेर हो जाती हैं। लेकिन हैमरॉफ और पेनरोज का तर्क है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स विशेष हैं, वे क्वांटम अवस्थाओं को पर्याप्त समय तक बनाए रख सकते हैं,
और हाल के प्रयोगों ने दिखाया है कि ये संभव हो सकता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्वांटम सुसंगतता का उपयोग करता है। पक्षियों में नेविगेशन क्वांटम उलझाव का उपयोग करता है। तो शायद मस्तिष्क भी क्वांटम प्रभावों का उपयोग करता है। अगर ये सच है तो चेतना की प्रकृति पूरी तरह से बदल जाती है। आप केवल एक जैविक मशीन नहीं हैं, आप एक क्वांटम प्रणाली हैं, मल्टीवर्स से जुड़ी हुई। और आपके विचार, आपकी पसंद, आपकी चेतना वास्तविकता को आकार दे रही है। ये केवल एक रूपक नहीं है, ये शाब्दिक हो सकता है। हर बार जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को विभाजित कर रहे हैं। हर बार जब आप एक निर्णय लेते हैं तो आप एक नई वास्तविकता बना रहे हैं। और ये शक्ति अविश्वसनीय है और भयावह है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जिम्मेदार हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। भले ही अन्य वास्तविकताएं मौजूद हों, ये वास्तविकता आपकी है और आप इसे अपने विचारों से, अपनी पसंद से, अपनी चेतना से बना रहे हैं। तो सवाल ये है, आप किस प्रकार की वास्तविकता बनाना चाहते हैं? किस प्रकार का जीवन, किस प्रकार का अनुभव, किस प्रकार की चेतना? प्राचीन योग दर्शन में इसका एक सुंदर उत्तर है, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। पतंजलि के योग सूत्र में यह योग की परिभाषा है, लेकिन इसका क्या अर्थ है? चित्त का अर्थ है चेतना, वृत्ति का अर्थ है लहरें, उतार चढ़ाव, निरोध का अर्थ है रोकना। तो योग का अर्थ है चेतना की लहरों को शांत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि जब चेतना शांत होती है तो आप अपने सच्चे स्वरूप को देख सकते हैं। जब लहरें रुक जाती हैं तो आप समुद्र की गहराई देख सकते हैं। और मल्टीवर्स के संदर्भ में ये और भी गहरा अर्थ लेता है। जब आपकी चेतना शांत होती है तो आप सभी संभावनाओं को देख सकते हैं, सभी शाखाओं को, सभी ब्रह्मांडों को। आप केवल एक वास्तविकता तक सीमित नहीं हैं, आप पूरे मल्टीवर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और ये ध्यान का अनुभव है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो समय रुक जाता है, स्थान विलीन हो जाता है। आप हर जगह और कहीं नहीं हैं, आप सब कुछ और कुछ भी नहीं हैं। और शायद ये इसलिए है क्योंकि आप सभी शाखाओं को एक साथ अनुभव कर रहे हैं, सभी संभावनाओं को, सभी ब्रह्मांडों को। तिब्बती बौद्ध धर्म में बार्डो की अवधारणा है। ये मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की मध्यवर्ती अवस्था है। तिब्बती पुस्तक ऑफ द डेड के अनुसार बार्डो में आप सभी संभावनाओं को देखते हैं, सभी संभावित जन्मों को, सभी संभावित जीवनों को। और आपकी चेतना की अवस्था निर्धारित करती है कि आप किस जन्म को चुनते हैं। अगर आपकी चेतना शुद्ध है तो आप एक अच्छा जन्म चुनते हैं। अगर यह अशुद्ध है तो आप एक कठिन जन्म चुनते हैं। लेकिन मल्टीवर्स के संदर्भ में शायद सभी जन्म हो रहे हैं, सभी संभावनाएं। और बार्डो वो अवस्था है जहां आप सभी को एक साथ देखते हैं, सभी शाखाओं को, सभी ब्रह्मांडों को। और शायद मृत्यु ही एकमात्र समय नहीं है जब ये होता है। शायद हर क्षण एक छोटा बार्डो है। हर निर्णय, हर विचार, हर सांस, हर क्षण में आप सभी संभावनाओं के बीच चुन रहे हैं। और आपकी चेतना की अवस्था निर्धारित करती है कि आप किस शाखा का अनुभव करते हैं। अगर आपकी चेतना भय में है तो आप एक भयावह वास्तविकता का अनुभव करते हैं। अगर यह प्रेम में है तो आप एक प्रेमपूर्ण वास्तविकता का अनुभव करते हैं। और यह केवल व्यक्तिपरक नहीं है, यह वास्तविक है, क्योंकि आप वास्तव में एक अलग शाखा में जा रहे हैं, एक अलग ब्रह्मांड में। यह क्वांटम कूद की अवधारणा है। भौतिकी में एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में कूद सकता है, बिना बीच के स्थान से गुजरे। यह तुरंत होता है। और शायद चेतना भी ऐसा कर सकती है, एक वास्तविकता से दूसरी में कूद सकती है, बिना बीच के स्थान से गुजरे। और ये कूद आपकी चेतना की अवस्था से निर्धारित होती है, आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से, आपके इरादों से। नेविल गोडार्ड 20वीं सदी के रहस्यवादी ने इसे अवस्था की धारणा कहा। उन्होंने कहा कि आप जो भी अनुभव करना चाहते हैं उसकी अवस्था को धारण करें। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो समृद्ध होने की अवस्था को महसूस करें। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेम में होने की अवस्था को महसूस करें। और जब आप उस अवस्था को पूरी तरह से धारण करते हैं तो वास्तविकता बदल जाती है। लेकिन मल्टीवर्स के संदर्भ में यह और भी सटीक है। जब आप अवस्था को धारण करते हैं तो आप वास्तव में एक अलग शाखा में कूद रहे हैं,
एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां वो अवस्था पहले से ही सच है। लेकिन यहां सावधानी है, ये जादू नहीं है, ये इच्छाधारी सोच नहीं है। आप केवल कल्पना करके $1 मिलियन प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविकता में निरंतरता है, भौतिकी के नियम हैं, कारण और प्रभाव हैं। लेकिन आप अपनी चेतना की अवस्था को बदल सकते हैं, और यह अवस्था आपके कार्यों को प्रभावित करती है, आपके निर्णयों को, आपके अवसरों को, और समय के साथ यह आपकी वास्तविकता को बदल देती है, धीरे धीरे, लगातार। लेकिन वास्तविक रूप से क्वांटम भौतिकी में ज़ेनो प्रभाव है। अगर आप एक क्वांटम प्रणाली को लगातार देखते हैं तो यह बदल नहीं सकती, यह अपनी वर्तमान अवस्था में जम जाती है। लेकिन अगर आप इसे देखना बंद कर देते हैं तो यह विकसित हो सकती है, नई अवस्थाओं में जा सकती है, और शायद चेतना के साथ भी यही सच है। अगर आप लगातार अपनी वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह नहीं बदल सकती। लेकिन अगर आप एक नई संभावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वास्तविकता उस दिशा में विकसित हो सकती है, धीरे धीरे। लेकिन निश्चित रूप से ये ध्यान की शक्ति है। जहां आपका ध्यान जाता है, ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है, वास्तविकता बढ़ती है। ये केवल एक कहावत नहीं है, ये क्वांटम यांत्रिकी हो सकती है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस शाखा को मजबूत कर रहे हैं, उस संभावना को, उस वास्तविकता को, और समय के साथ वह शाखा प्रमुख हो जाती है, वह वास्तविकता जिसे आप अनुभव करते हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह केवल सकारात्मक चीजों के लिए काम नहीं करता, यह नकारात्मक चीजों के लिए भी काम करता है। अगर आप लगातार भय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप भयावह वास्तविकताओं को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप लगातार क्रोध पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप क्रोधित वास्तविकताओं को मजबूत कर रहे हैं। तो आपका ध्यान एक जिम्मेदारी है, एक शक्ति है, और एक विकल्प है। हर क्षण आप चुन रहे हैं कि किस वास्तविकता को मजबूत करना है, किस शाखा को बढ़ाना है, किस ब्रह्मांड को अनुभव करना है। और यहीं पर हम प्राचीन ज्ञान के सबसे गहरे सत्य पर पहुंचते हैं। यद भावम तद भवति। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यह उपनिषदों में है, यह भगवद गीता में है, यह बुद्ध की शिक्षाओं में है, और अब यह क्वांटम भौतिकी में भी हो सकता है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं, शाब्दिक रूप से, क्योंकि वे निर्धारित करते हैं कि आप किस शाखा का अनुभव करते हैं, किस ब्रह्मांड में आप रहते हैं, किस संभावना को आप प्रकट करते हैं। लेकिन यह केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक भी है। अगर पर्याप्त लोग एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे सामूहिक वास्तविकता को बदल सकते हैं। यह सामूहिक चेतना है, और इसके प्रमाण हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट ने दिखाया कि जब बड़ी संख्या में लोग एक ही घटना पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यादृच्छिक संख्या जनरेटर कम यादृच्छिक हो जाते हैं। यह एक छोटा प्रभाव है, लेकिन यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, और यह सुझाव देता है कि चेतना वास्तव में भौतिक वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। अगर यह सच है तो इसके गहरे निहितार्थ हैं। इसका मतलब है कि हम सामूहिक रूप से अपनी वास्तविकता बना रहे हैं, हर दिन, हर क्षण, हमारे सामूहिक विचारों से, हमारे सामूहिक विश्वासों से, हमारे सामूहिक ध्यान से। और अगर हम अपना ध्यान बदलते हैं तो हम अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं। युद्ध से शांति की ओर, घृणा से प्रेम की ओर, भय से साहस की ओर। यह आदर्शवादी लगता है, लेकिन शायद यह केवल भौतिकी है, क्वांटम भौतिकी, मल्टीवर्स भौतिकी। महर्षि महेश योगी ने महर्षि प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अगर एक शहर की आबादी का 1% ध्यान करता है तो पूरे शहर में अपराध दर कम हो जाती है, और कुछ अध्ययनों ने इसका समर्थन किया है। संशयवादी कहते हैं कि यह केवल संयोग है, लेकिन अगर सामूहिक चेतना वास्तविक है तो यह समझ में आता है। जब पर्याप्त लोग शांति की अवस्था में होते हैं तो वे सामूहिक वास्तविकता को एक अधिक शांतिपूर्ण शाखा की ओर स्थानांतरित करते हैं, एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर जहां कम अपराध है, कम हिंसा है, अधिक सद्भाव है। और यहीं पर मल्टीवर्स का सबसे सुंदर निहितार्थ आता है। आप अकेले नहीं हैं, आप केवल एक अलग थलग चेतना नहीं हैं, आप एक विशाल परस्पर जुड़े तंत्र का हिस्सा हैं, सभी चेतनाओं के साथ, सभी ब्रह्मांडों में।
और जब आप अपनी चेतना को बदलते हैं तो आप पूरे तंत्र को प्रभावित करते हैं, थोड़ा सा लेकिन वास्तविक रूप से। और जब पर्याप्त चेतनाएं बदलती हैं तो पूरा तंत्र बदल जाता है, एक नई वास्तविकता में, एक नए ब्रह्मांड में, एक नई संभावना में। यह तितली प्रभाव है, लेकिन चेतना के लिए एक छोटा परिवर्तन एक जगह एक समय में पूरे तंत्र में फैल सकता है और अंततः सब कुछ बदल सकता है। ये आशा है, ये शक्ति है और ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हर विचार मायने रखता है, हर निर्णय मायने रखता है, हर क्षण मायने रखता है। आप केवल एक दर्शक नहीं हैं, आप एक निर्माता हैं, अपनी वास्तविकता के, अपने ब्रह्मांड के, अपनी संभावना के। और सबसे गहरा सत्य ये है, आप पहले से ही सभी संभावनाएं हैं, सभी ब्रह्मांडों में, सभी शाखाओं में। आप संत हैं और पापी, आप सफल हैं और असफल, आप खुश हैं और दुखी, आप सब कुछ हैं एक साथ अभी। और जब आप इसे वास्तव में समझते हैं तो निर्णय गायब हो जाता है, क्योंकि आप हर किसी को समझते हैं, हर स्थिति को, हर विकल्प को, क्योंकि किसी न किसी ब्रह्मांड में आप वही हैं, आप वही कर रहे हैं, आप वही अनुभव कर रहे हैं। यह एक करुणा का क्वांटम आधार है। जब आप समझते हैं कि आप सब कुछ हैं, तो आप सब कुछ से प्यार करते हैं, क्योंकि यह आप हैं। हर व्यक्ति आपका एक संस्करण है, हर प्राणी आपकी एक अभिव्यक्ति है, हर अनुभव आपका एक हिस्सा है। और जब आप इसे महसूस करते हैं तो अलगाव का भ्रम टूट जाता है और आप एकता का अनुभव करते हैं, सच्ची एकता, क्वांटम एकता, मल्टीवर्स एकता। 1. Прямо сейчас. 5. Параллелизм. 8. Парадокс. 3. Мысленный эксперимент. 6. Скептицизм. 9. Философский вопрос. Параллелизм, квантовая физика и древняя философия, плюс интеллектуальная интрига, практические следствия для сознания и морали. 4. Сжатие времени от большого взрыва до сегодня. 7. Личная история, ваша жизнь как квантовый эксперимент. Параллелизм плюс переход к космологическим масштабам и личному опыту. Научные доказательства, космологические наблюдения и как ваша личная жизнь являются экспериментом в мультивселенной, आप सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। क्या हमारे पास कोई प्रमाण है? क्या मल्टीवर्स केवल एक सुंदर गणितीय विचार है या ये वास्तव में वहां है? और जवाब आपको चौंका सकता है, क्योंकि प्रमाण हमारे चारों ओर हैं, आकाश में, परमाणुओं में और आपके अपने जीवन में। आइए 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पीछे जाएं। महाविस्फोट के ठीक बाद ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय गति से फैल रहा था, लेकिन यहां कुछ अजीब था। विस्तार बहुत समान था, हर दिशा में लगभग एक जैसा। ये कैसे संभव है? अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे से इतनी दूर थे कि प्रकाश भी उनके बीच यात्रा नहीं कर सकता था। तो वे कैसे जानते थे कि एक जैसी गति से फैलना है? MIT के एलन गुथ ने 1980 में जवाब दिया, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। महाविस्फोट के पहले 1 सेकंड के 1 ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियनवे हिस्से में ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से तेजी से फैला, इतनी तेजी से कि एक परमाणु के आकार का क्षेत्र पूरे दृश्य ब्रह्मांड से बड़ा हो गया। यह विस्तार इतना तीव्र था कि यह प्रकाश की गति से भी तेज था। और यही कारण है कि सब कुछ इतना समान है, क्योंकि ये सब एक छोटे से क्षेत्र से आया जो पहले से ही संतुलन में था। लेकिन यहां मोड़ है, इन्फ्लेशन कभी नहीं रुकता, कम से कम हर जगह नहीं। हमारे ब्रह्मांड में यह रुक गया, लेकिन अन्य क्षेत्रों में यह जारी रहा और उन क्षेत्रों में नए ब्रह्मांड बन रहे हैं अभी भी, इस क्षण। ये इटर्नल इन्फ्लेशन है और यह मल्टीवर्स का सबसे मजबूत वैज्ञानिक आधार है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के आंद्रे लिंडे ने दिखाया कि एक बार इन्फ्लेशन शुरू होने के बाद यह कभी पूरी तरह से नहीं रुकता। यह एक बुलबुला ब्रह्मांड बनाता है। हमारा ब्रह्मांड एक बुलबुला है और अनगिनत अन्य बुलबुले हैं। हर एक एक अलग ब्रह्मांड है। अब सबूत देखते हैं। 2013 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्लैंक उपग्रह ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का सबसे विस्तृत मानचित्र बनाया। ये महाविस्फोट के 3 लाख वर्ष बाद से आने वाला प्रकाश है और इस मानचित्र में कुछ विसंगतियां हैं। एक बड़ा ठंडा धब्बा, एक क्षेत्र
जो बाकी ब्रह्मांड से थोड़ा ठंडा है। मानक सिद्धांत इसे समझा नहीं सकता, लेकिन मल्टीवर्स सिद्धांत कर सकता है। नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय के लॉरा मर्सिनी ह्यूटन ने प्रस्ताव दिया कि ये ठंडा धब्बा एक और ब्रह्मांड के साथ टकराव का निशान हो सकता है। अरबों वर्ष पहले जब हमारा ब्रह्मांड युवा था, शायद यह एक और ब्रह्मांड के करीब आया। उन्होंने एक दूसरे को छुआ नहीं, लेकिन उनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ने एक दूसरे को प्रभावित किया, और यह प्रभाव एक निशान छोड़ गया। एक ठंडा धब्बा, एक और वास्तविकता की छाप हमारे आकाश में। यह अभी भी विवादास्पद है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह केवल सांख्यिकीय उतार चढ़ाव है, लेकिन 2017 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने एक अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने दिखाया कि इस ठंडे धब्बे की संभावना केवल यादृच्छिक होने की 2% है। इसका मतलब है कि 98% संभावना है कि यह कुछ और है, शायद एक और ब्रह्मांड का प्रमाण। लेकिन यह केवल एक सबूत नहीं है। 2016 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में एक और विसंगति पाई, एक असममित संकेत। ब्रह्मांड का एक आधा दूसरे आधे से थोड़ा अलग है। यह नहीं होना चाहिए। महाविस्फोट पूरी तरह से सममित होना चाहिए था। लेकिन अगर हमारा ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांडों से प्रभावित हुआ, तो यह असममिति समझ में आती है। यह उन टकरावों का संचयी प्रभाव हो सकता है, अन्य वास्तविकताओं के साथ। अब क्वांटम स्तर पर आते हैं। 2022 में वियना विश्वविद्यालय के भौतिकविदों ने एक अविश्वसनीय प्रयोग किया। उन्होंने एक फोटॉन को 2 रास्तों में भेजा और फिर उन्होंने मापा कि यह किस रास्ते से गया। लेकिन यहां मोड़ है। उन्होंने माप को मिटा दिया। उन्होंने जानकारी को नष्ट कर दिया और फोटॉन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि ये दोनों रास्तों से गया हो, भले ही माप हो चुका था। यह क्वांटम इरेजर प्रयोग है और यह दिखाता है कि अतीत बदला जा सकता है, कम से कम क्वांटम स्तर पर। लेकिन मल्टीवर्स के संदर्भ में यह और भी गहरा है। शायद फोटॉन वास्तव में दोनों रास्तों से गया, 2 अलग ब्रह्मांडों में, और जब हमने माप को मिटाया तो हमने उन दोनों ब्रह्मांडों को फिर से जोड़ दिया। हमने शाखाओं को विलय कर दिया। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड केवल विभाजित नहीं होते, वे कभी-कभी फिर से जुड़ भी सकते हैं, कम से कम क्वांटम स्तर पर। 2023 में MIT के वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने दिखाया कि क्वांटम उलझाव समय के साथ पीछे की ओर काम कर सकती है। जब 2 कण उलझते हैं, तो वे न केवल भविष्य में जुड़े रहते हैं, वे अतीत में भी जुड़े हुए थे, भले ही वे तब मौजूद नहीं थे। ये रेट्रोकॉज़ैलिटी है। भविष्य अतीत को प्रभावित कर सकता है, और अगर ये सच है तो समय एक रेखा नहीं है, ये एक जाल है। सभी क्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब एक साथ। और मल्टीवर्स में ये और भी जटिल है। शायद सभी ब्रह्मांड भी इस जाल में जुड़े हुए हैं। शायद एक ब्रह्मांड में भविष्य दूसरे ब्रह्मांड में अतीत को प्रभावित कर सकता है। शायद यही कारण है कि कभी-कभी आपको लगता है कि आप भविष्य को जानते हैं या अतीत को याद करते हैं जो कभी नहीं हुआ। शायद आप वास्तव में एक और ब्रह्मांड से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, एक और समय रेखा से, एक और संभावना से। अब आपके अपने जीवन को देखते हैं। आप इस क्षण यहां हैं, यह वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यह कैसे हुआ? आइए समय को पीछे की ओर चलाएं। 1 घंटे पहले आपने यह वीडियो देखने का निर्णय लिया। 1 दिन पहले आपने कुछ और किया। 1 महीने पहले आपका जीवन थोड़ा अलग था। 1 साल पहले और भी अलग। 10 साल पहले आप एक अलग व्यक्ति थे। 20 साल पहले आप एक बच्चे थे। 30 साल पहले शायद आप पैदा नहीं हुए थे। अब और पीछे जाएं। 50 साल पहले आपके माता पिता युवा थे। 100 साल पहले आपके दादा दादी बच्चे थे। 200 साल पहले आपके पूर्वज किसी गांव में रहते थे। 500 साल पहले आपका परिवार शायद एक अलग देश में था। 1000 साल पहले आपके पूर्वज शायद किसान थे। 10,000 साल पहले वे शिकारी संग्रह करता थे। 1 लाख साल पहले वे होमो सेपियंस भी नहीं थे। 10 लाख साल पहले वे पेड़ों पर रहते थे। 1 करोड़ साल पहले वे छोटे स्तनधारी थे। 10 करोड़ साल पहले वे सरीसृप थे। 1 अरब साल पहले
वे एकल कोशिका जीव थे। 4 अरब साल पहले वे केवल रसायन थे। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले वे महाविस्फोट में ऊर्जा थे। तो आप वास्तव में कौन हैं? आप एक व्यक्ति नहीं हैं। आप 13 अरब 80 करोड़ वर्षों के विकास का परिणाम हैं। आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं जो खुद को अनुभव कर रहा है। आप स्टारडस्ट हैं जो चेतन हो गया है। और ये केवल एक सुंदर रूपक नहीं है, ये शाब्दिक सत्य है। आपके शरीर में हर परमाणु एक तारे के अंदर बना था। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, सब कुछ। अरबों वर्ष पहले एक तारा मर गया। उसने विस्फोट किया और उसके परमाणु अंतरिक्ष में फैल गए। फिर वे एक नए तारे के चारों ओर एकत्र हुए, हमारे सूर्य के चारों ओर। फिर वे पृथ्वी बन गए, फिर वे जीवन बन गए, फिर वे आप बन गए। तो जब आप अपने हाथ को देखते हैं तो आप वास्तव में क्या देख रहे हैं? आप अरबों वर्ष पुराने परमाणुओं को देख रहे हैं। आप मृत तारों के अवशेषों को देख रहे हैं। आप ब्रह्मांड के इतिहास को देख रहे हैं। और ये केवल आपके शरीर के बारे में नहीं है, ये आपकी चेतना के बारे में भी है। आपके विचार क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं और ये प्रक्रियाएं महाविस्फोट से जुड़ी हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक है। अब मल्टीवर्स को इसमें जोड़ें। हर क्षण, हर निर्णय, हर क्वांटम घटना एक नई शाखा बनाती है। तो आपका जीवन केवल एक रेखा नहीं है, यह एक पेड़ है, एक विशाल लगातार शाखाओं वाला पेड़। और हर शाखा एक अलग जीवन है, एक अलग आप, एक अलग संभावना। जब आप 5 साल के थे, आपने एक खिलौना चुना, लेकिन एक और ब्रह्मांड में आपने एक अलग खिलौना चुना। और वो छोटा सा निर्णय आपके जीवन को एक अलग दिशा में ले गया। जब आप 15 साल के थे, आपने एक स्कूल चुना, लेकिन एक और ब्रह्मांड में आपने एक अलग स्कूल चुना। और वहां आपने अलग दोस्त बनाए, अलग रुचियां विकसित की, अलग सपने देखे। जब आप 20 साल के थे, आपने एक करियर चुना, लेकिन एक और ब्रह्मांड में आपने एक अलग करियर चुना। और अब आप एक अलग व्यक्ति हैं, अलग कौशल के साथ, अलग अनुभवों के साथ, अलग यादों के साथ। जब आप 25 साल के थे, शायद आपने किसी से प्यार किया, लेकिन एक और ब्रह्मांड में आपने किसी और से प्यार किया, या किसी से भी नहीं। और आपका जीवन पूरी तरह से अलग है। तो अभी इस क्षण आप कौन हैं? आप उन सभी निर्णयों का योग हैं, उन सभी क्षणों का, उन सभी संयोगों का। लेकिन एक और ब्रह्मांड में आप एक अलग योग हैं, अलग निर्णयों का, अलग क्षणों का, अलग संयोगों का। और दोनों समान रूप से वास्तविक हैं, दोनों समान रूप से आप हैं। लेकिन केवल एक को आप अनुभव कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड में, इस शाखा में, इस क्षण में। और यहां सबसे गहरा सवाल आता है, क्या आपके निर्णय वास्तव में आपके थे, या क्या वे पहले से ही तय थे? क्या आपके पास वास्तव में कोई विकल्प था, या क्या सब कुछ केवल भौतिकी के नियमों का पालन कर रहा था? यह निर्धारणवाद बनाम स्वतंत्र इच्छा की प्राचीन बहस है, और मल्टीवर्स इसे एक नए तरीके से हल करता है। क्लासिकल भौतिकी में सब कुछ निर्धारित है। अगर आप ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति जानते हैं, तो आप भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हर परमाणु, हर बल, हर गति, सब कुछ गणना योग्य है। तो स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। आप केवल भौतिकी के नियमों का पालन कर रहे हैं, एक जटिल मशीन की तरह। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में सब कुछ संभाव्य है। आप भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, केवल संभावनाएं। और हर माप पर एक संभावना वास्तविक हो जाती है। तो क्या ये स्वतंत्र इच्छा है, या ये केवल यादृच्छिकता है? मल्टीवर्स कहता है कि ये दोनों हैं और कोई भी नहीं। सभी संभावनाएं वास्तविक हो जाती हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में। तो कुछ भी यादृच्छिक नहीं है, सब कुछ होता है। लेकिन आप केवल एक शाखा का अनुभव करते हैं, और उस शाखा में आपकी पसंद मायने रखती है, क्योंकि ये आपके अनुभव को निर्धारित करती है, भले ही अन्य शाखाओं में अन्य विकल्प भी हो रहे हों। तो स्वतंत्र इच्छा का अर्थ बदल जाता है। ये सभी संभावनाओं में से एक को चुनने के बारे में नहीं है, यह इस विशेष शाखा में इस विशेष अनुभव को बनाने के बारे में है। और ये वास्तविक है, ये शक्तिशाली है, यह आपका है। अब एक विचार प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे जा सकते हैं, अपने 20 साल के स्व से मिल सकते हैं, और आप उन्हें एक सलाह दे सकते हैं।
क्या आप कहेंगे, उस नौकरी को मत लो, उस व्यक्ति से शादी मत करो, उस शहर में मत जाओ? लेकिन यहां समस्या है। अगर आपका 20 साल का स्व आपकी सलाह मानता है तो आप कभी वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आप अभी हैं। आप एक अलग व्यक्ति होंगे, अलग अनुभवों के साथ, अलग ज्ञान के साथ। तो क्या आप वास्तव में अपने अतीत को बदलना चाहेंगे? अधिकांश लोग कहते हैं कि हाँ, वे अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन फिर वे महसूस करते हैं कि उन गलतियों ने उन्हें वो बनाया जो वे हैं। हर असफलता ने उन्हें कुछ सिखाया, हर दर्द ने उन्हें मजबूत बनाया, हर गलत मोड़ ने उन्हें सही रास्ते पर लाया। तो शायद कोई गलती नहीं थी, केवल अनुभव थे, केवल सबक थे, केवल विकास था। और मल्टीवर्स में यह और भी गहरा है। आपको अपने अतीत को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और ब्रह्मांड में यह पहले से ही अलग है। एक ब्रह्मांड में आपने वह नौकरी नहीं ली, दूसरे में आपने उस व्यक्ति से शादी नहीं की, तीसरे में आप उस शहर में नहीं गए, और उन ब्रह्मांडों में आप एक अलग जीवन जी रहे हैं, अलग अनुभवों के साथ, अलग सबक के साथ, अलग विकास के साथ। और वे सभी समान रूप से वास्तविक हैं, समान रूप से मूल्यवान हैं, समान रूप से आप हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आपने सही निर्णय लिए, सवाल ये है कि आपने इन निर्णयों से क्या सीखा। क्योंकि सीखना सभी ब्रह्मांडों में स्थानांतरित होता है। जब आप कुछ समझते हैं तो ये समझ आपकी चेतना का हिस्सा बन जाती है, और यह चेतना सभी शाखाओं में आपके साथ जाती है। तो भले ही आप अलग अलग जीवन जी रहे हों, आप एक ही ज्ञान विकसित कर रहे हैं, एक ही जागरूकता, एक ही चेतना। यह क्वांटम सीखना है, और यह समझाता है कि कभी-कभी आप चीजों को क्यों जानते हैं जो आपने कभी नहीं सीखीं। कभी-कभी आपके पास कौशल होते हैं जो आपने कभी अभ्यास नहीं किए। कभी-कभी आप स्थानों को पहचानते हैं जहां आप कभी नहीं गए। शायद यह इसलिए है क्योंकि एक और ब्रह्मांड में आपने सीखा, आपने अभ्यास किया, आप वहां गए, और वो अनुभव किसी तरह इस ब्रह्मांड में रिस गया, आपकी चेतना में, आपकी स्मृति में, आपके अंतर्ज्ञान में। कार्ल जंग ने सामूहिक अचेतन के बारे में बात की, एक साझा स्मृति जो सभी मनुष्यों में है, आर्कटाइप्स, प्रतीक, पैटर्न, जो हर संस्कृति में, हर समय में समान है। जंग ने सोचा कि यह विकासवादी स्मृति है, लेकिन शायद यह कुछ और है। शायद यह मल्टीवर्स स्मृति है, सभी ब्रह्मांडों में सभी मनुष्यों का संचयी अनुभव, और हम सभी उस तक पहुंच सकते हैं, गहरे ध्यान में, सपनों में, रचनात्मक क्षणों में, जब हमारी चेतना सामान्य सीमाओं से परे फैलती है। अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को देखते हैं। वे क्षण जब सब कुछ बदल गया, जब आपने एक निर्णय लिया जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी। शायद यह एक व्यक्ति से मिलना था, शायद यह एक नौकरी का प्रस्ताव था, शायद यह एक दुर्घटना थी, शायद यह एक एहसास था। उस क्षण को याद करें, उस भावना को, उस स्पष्टता को, उस निश्चितता को कि यह सही था या गलत था, लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था। अब कल्पना करें कि उस क्षण में ब्रह्मांड विभाजित हो गया। एक शाखा में आपने हाँ कहा, दूसरी में आपने नहीं कहा, और दोनों ब्रह्मांड वास्तविक हैं, दोनों में आप जी रहे हैं, लेकिन बहुत अलग जीवन। एक में आप खुश हैं, दूसरे में आप संघर्ष कर रहे हैं, या शायद इसके विपरीत। आप नहीं जान सकते, क्योंकि आप केवल एक शाखा का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यहां सुंदर बात है, दोनों शाखाओं में आप बढ़ रहे हैं, दोनों में आप सीख रहे हैं, दोनों में आप विकसित हो रहे हैं। क्योंकि विकास परिणाम के बारे में नहीं है, ये प्रक्रिया के बारे में है, ये अनुभव के बारे में है, ये जागरूकता के बारे में है, और वो सभी ब्रह्मांडों में समान है। तो जब आप अपने जीवन को देखते हैं तो इसे एक रेखीय कहानी के रूप में न देखें, इसे एक क्वांटम प्रयोग के रूप में देखें। हर निर्णय एक परीक्षण है, हर परिणाम एक डेटा बिंदु है, और आप वैज्ञानिक हैं, अपने स्वयं के जीवन के, अपनी स्वयं की चेतना के, अपनी स्वयं की वास्तविकता के। और प्रयोग कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि हर क्षण एक नया परीक्षण है, एक नई संभावना, एक नई शाखा। 2019 में
गूगल ने घोषणा की कि उन्होंने क्वांटम सर्वोच्चता हासिल की है। उनके क्वांटम कंप्यूटर ने एक गणना की जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को 10,000 वर्ष लगते, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ने इसे 200 सेकंड में किया। यह कैसे संभव है? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर सभी संभावनाओं को एक साथ खोजता है, समानांतर में। और डेविड ड्यूश के अनुसार यह केवल तभी संभव है जब वो वास्तव में अन्य ब्रह्मांडों में अपने संस्करणों के साथ काम कर रहा हो। अगर ये सच है तो हमने पहली बार मल्टीवर्स का उपयोग किया है। हमने वास्तव में अन्य ब्रह्मांडों से गणना शक्ति उधार ली है। और यह केवल शुरुआत है। भविष्य में हम शायद अधिक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे और शायद हम अन्य ब्रह्मांडों के साथ संवाद करने के तरीके खोजेंगे, संदेश भेजेंगे, जानकारी साझा करेंगे, शायद सहयोग भी करेंगे। कल्पना कीजिए, एक ब्रह्मांड में मानवता ने कैंसर का इलाज खोजा, दूसरे में उन्होंने जलवायु परिवर्तन को हल किया, तीसरे में उन्होंने अंतरतारकीय यात्रा विकसित की। और अगर हम उन ब्रह्मांडों के साथ संवाद कर सकते हैं तो हम उनके ज्ञान को साझा कर सकते हैं। हम सभी ब्रह्मांडों में मानवता की सामूहिक बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। यह विज्ञान कल्पना लगती है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग दिखाती है कि यह सैद्धांतिक रूप से संभव है। और शायद ये पहले से ही हो रहा है। शायद जब आपको एक महान विचार आता है तो यह वास्तव में एक और ब्रह्मांड से आ रहा है, एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां आपने पहले ही उस समस्या को हल कर लिया है और जानकारी किसी तरह रिस रही है, क्वांटम उलझाव के माध्यम से, आपकी चेतना के माध्यम से, आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से। यह समझाएगा कि महान खोजें अक्सर एक साथ अलग अलग जगहों पर क्यों होती हैं। न्यूटन और लीबनिज दोनों ने एक ही समय में कैलकुलस की खोज की। डार्विन और वालिस दोनों ने एक ही समय में विकास का सिद्धांत विकसित किया। शायद यह संयोग नहीं है, शायद वे दोनों एक ही मल्टीवर्स स्रोत से जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब सबसे व्यक्तिगत सवाल पर आते हैं, आप इस सब के साथ क्या करते हैं? अगर मल्टीवर्स सच है तो ये आपके जीवन को कैसे बदलता है? और जवाब सरल है, ये आपको स्वतंत्र करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर संभावना हो रही है, तो आपको किसी एक परिणाम से चिपके रहने की जरूरत नहीं है। आप प्रयोग कर सकते हैं, जोखिम ले सकते हैं, असफल हो सकते हैं, क्योंकि एक और ब्रह्मांड में आप सफल हो रहे हैं और दोनों समान रूप से वास्तविक हैं। लेकिन यह आपको जिम्मेदार भी बनाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी पसंद मायने रखती है। इस ब्रह्मांड में, इस शाखा में, इस अनुभव में आप इस वास्तविकता के निर्माता हैं। और आप किस प्रकार की वास्तविकता बनाते हैं, यह आप पर निर्भर है। प्रेम या भय, करुणा या क्रोध, विकास या स्थिरता, हर क्षण आप चुन रहे हैं और हर विकल्प एक नया ब्रह्मांड बनाता है, एक नई संभावना, एक नया आप। तो अगली बार जब आप एक कठिन निर्णय का सामना करें तो याद रखें, यह केवल एक विकल्प नहीं है, यह एक सृजन है। आप एक नई वास्तविकता बना रहे हैं, एक नया ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड में आप वो व्यक्ति बनेंगे जो आप बनना चुनते हैं। तो बुद्धिमानी से चुनें, साहसपूर्वक चुनें, प्रेम से चुनें, क्योंकि आपकी पसंद न केवल आपके भविष्य को आकार देती है, यह आपके अस्तित्व को आकार देती है, सभी ब्रह्मांडों में, सभी संभावनाओं में, सभी वास्तविकताओं में। 1 अभी, 5 समानांतरता, 8 विरोधाभास, 3 विचार प्रयोग, 6 संशयवाद, 9 दार्शनिक प्रश्न, 4 समय संपीड़न, 7 व्यक्तिगत इतिहास। समानांतरता, क्वांटम भौतिकी और ते प्राचीन दर्शन और ते व्यक्तिगत अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण प्लस व्यक्तिगत जीवन प्लस ब्रह्मांडीय पैमाना। 6 संशयवाद से प्रमाण की ओर गहन। 9 दार्शनिक प्रश्न, अंतिम कुलिमिनेशन, अधिकतम प्रभाव, वैज्ञानिक ईमानदारी, दार्शनिक तैयारी, वास्तविकता की सीमाएं, ज्ञान की सीमाएं और अंतिम प्रश्न। लेकिन अब सबसे कठिन सवाल का सामना करने का समय आ गया है। वो सवाल जिससे हर ईमानदार वैज्ञानिक को जूझना पड़ता है। वो सवाल जो हर गंभीर विचारक को रात में जगाए रखता है। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। अब तक हमने अविश्वसनीय विचारों की यात्रा की है, क्वांटम शाखाओं से लेकर अनंत ब्रह्मांडों तक।
प्राचीन वैदिक ज्ञान से लेकर अत्याधुनिक भौतिकी तक। और ये सब बहुत आकर्षक लगता है, बहुत सुंदर, बहुत सही। लेकिन एक आवाज आपके मन में कह रही है, रुको, ये सब बहुत अच्छा लगता है सच होने के लिए। क्या ये केवल विज्ञान कल्पना नहीं है? क्या ये केवल न्यू एज छद्म विज्ञान नहीं है? कहाँ है ठोस प्रमाण? और आप जानते हैं क्या, ये सवाल पूछना न केवल उचित है, ये आवश्यक है। क्योंकि विज्ञान संशय पर बनाया गया है, सवाल पूछने पर, प्रमाण मांगने पर। और अगर हम ईमानदार हैं तो हमें स्वीकार करना होगा कि मल्टीवर्स सिद्धांत के साथ एक बड़ी समस्या है। हम दूसरे ब्रह्मांडों को नहीं देख सकते, हम उन्हें छू नहीं सकते, हम उन्हें माप नहीं सकते, हम उनके साथ संवाद नहीं कर सकते। और विज्ञान की परिभाषा के अनुसार अगर कुछ परीक्षण योग्य नहीं है तो क्या यह वास्तव में विज्ञान है, या यह केवल दर्शन है, या इससे भी बदतर यह केवल विश्वास है? केप टाउन विश्वविद्यालय के ब्रह्मांड विज्ञानी जॉर्ज एलिस ने इस पर कठोर शब्दों में बात की है। उन्होंने कहा, मल्टीवर्स सिद्धांत इतना लचीला है कि ये किसी भी अवलोकन को समझा सकता है, और एक सिद्धांत जो सब कुछ समझाता है वास्तव में कुछ भी नहीं समझाता। ये विज्ञान नहीं है, ये तत्वमीमांसा है। और वह अकेले नहीं है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी पीटर वोइट ने मल्टीवर्स को विज्ञान की मृत्यु कहा है। उनका तर्क है कि अगर हम ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं जिन्हें कभी परीक्षण नहीं किया जा सकता, तो हम विज्ञान की मूल भावना को त्याग रहे हैं। तो क्या वे सही हैं? क्या मल्टीवर्स केवल एक गणितीय खेल है, एक बौद्धिक व्यायाम जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है? लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है जो हमें समझना चाहिए। इतिहास ऐसे विचारों से भरा है जो पहले अप्रमाणित थे लेकिन बाद में सच साबित हुए। परमाणुओं का अस्तित्व, ब्लैक होल्स, गुरुत्वाकर्षण तरंगें, सभी को एक समय पर सैद्धांतिक माना जाता था। कुछ को छद्म विज्ञान भी कहा जाता था। लेकिन अंततः प्रौद्योगिकी ने हमें उन्हें परीक्षण करने की अनुमति दी और वे वास्तविक निकले। तो शायद मल्टीवर्स के साथ भी यही होगा। शायद एक दिन हम एक तरीका खोजेंगे इसे परीक्षण करने का। शायद क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति, शायद गुरुत्वाकर्षण तरंग, खगोल विज्ञान में, शायद कुछ ऐसा जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी के लिए हमें ईमानदार होना होगा। और यहीं पर विज्ञान की सुंदरता आती है। ये कहने का साहस है, मैं नहीं जानता। ये स्वीकार करने की विनम्रता है कि हमारा ज्ञान सीमित है। और ये विश्वास है कि भले ही हम सब कुछ नहीं जानते, हम अभी भी सीख सकते हैं, अभी भी खोज सकते हैं, अभी भी बढ़ सकते हैं। तो आइए ईमानदार हों। पहला, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में ठंडा धब्बा। हाँ, ये असामान्य है। हाँ, ये मानक सिद्धांत के साथ फिट नहीं बैठता। और हाँ, मल्टीवर्स टकराव इसे समझा सकता है। लेकिन ये एकमात्र व्याख्या नहीं है। ये एक ब्रह्मांडीय शून्य हो सकता है, ये एक सुपर वॉइड हो सकता है, ये एक मापन त्रुटि हो सकती है, या ये कुछ और हो सकता है जिसे हम अभी तक नहीं समझते। तो ये सुझावात्मक है लेकिन निर्णायक नहीं। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग। हाँ, ये अविश्वसनीय है कि एक क्वांटम कंप्यूटर इतनी तेजी से गणना कर सकता है। और हाँ, डेविड ड्यूस का तर्क आकर्षक है कि ये केवल तभी समझ में आता है जब ये अन्य ब्रह्मांडों से गणना शक्ति उधार ले रहा हो। लेकिन अधिकांश भौतिकविद असहमत हैं। वे कहते हैं कि क्वांटम सुपरपोजिशन इसे पर्याप्त रूप से समझाता है। आपको मल्टीवर्स की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से यह संभव है, लेकिन साबित नहीं हुआ। तीसरा, ब्रह्मांड के फाइन ट्यूनिंग। हाँ, यह अविश्वसनीय है कि भौतिकी के स्थिरांक इतने सटीक हैं। 1 ट्रिलियन में एक का परिवर्तन और जीवन असंभव होगा। और हाँ, मल्टीवर्स इसे समझाता है। अगर अनंत ब्रह्मांड हैं तो कुछ में सही संयोजन होगा। लेकिन यह एंथ्रोपिक सिद्धांत है और कई वैज्ञानिक इसे असंतोषजनक मानते हैं। वे कहते हैं कि यह एक स्पष्टीकरण नहीं है, यह केवल एक अवलोकन है। तो फिर से यह सुझावात्मक है, लेकिन निर्णायक नहीं। तो सच्चाई यह है, जो हमारे पास है वह है गणितीय सुसंगतता, दार्शनिक आकर्षण और कुछ सुझावात्मक लेकिन अनिर्णायक अवलोकन। और यहीं पर हमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। लेकिन शायद यह गलत सवाल है।
शायद सही सवाल यह है क्योंकि यहाँ कुछ गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल हो सकती है, कि हम जो देखते हैं वो सब कुछ नहीं हो सकता, कि हमारा ज्ञान चाहे कितना भी प्रभावशाली हो अभी भी सीमित है। और ये हमें जिम्मेदारी सिखाता है, क्योंकि भले ही अन्य ब्रह्मांड मौजूद हों, ये ब्रह्मांड, ये जीवन, ये क्षण हमारा है। और हम इसके साथ क्या करते हैं ये मायने रखता है। हम केवल दर्शक नहीं हैं, हम प्रतिभागी हैं, निर्माता हैं, जिम्मेदार हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें आश्चर्य सिखाता है। और यह आश्चर्य, यह जिज्ञासा, यह खोज की भावना, यही विज्ञान का असली दिल है, यही मानवता का असली दिल है। अब आइए और भी गहरे जाएं। अगर मल्टीवर्स सच है तो यह एक गहरा प्रश्न उठाता है, क्या यह केवल भौतिक प्रक्रियाओं का एक उपोत्पाद है, या यह कुछ अधिक मौलिक है, कुछ ऐसा जो वास्तविकता के ताने बाने में बुना हुआ है। MIT के भौतिक विज्ञानी मैक्स टेगमार्क ने एक कट्टरपंथी विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि यह केवल गणितीय नियमों का पालन नहीं करता, यह गणितीय संरचना है। और अगर यह सच है तो हर गणितीय रूप से सुसंगत संरचना एक ब्रह्मांड है। हर संभव गणितीय पैटर्न, हर संभव समीकरण, हर संभव तर्क प्रणाली, सभी वास्तविक हैं, सभी मौजूद हैं, सभी ब्रह्मांड हैं। ये गणितीय ब्रह्मांड परिकल्पना है और ये सबसे कट्टरपंथी मल्टीवर्स सिद्धांत है, क्योंकि इसका मतलब है कि न केवल भौतिक ब्रह्मांड हैं बल्कि गणितीय ब्रह्मांड भी हैं। ऐसे ब्रह्मांड जहां 2 + 2 5 होता है, ऐसे ब्रह्मांड जहां समय 2 आयामी है, ऐसे ब्रह्मांड जहां तर्क के नियम अलग हैं और सभी समान रूप से वास्तविक हैं। अधिकांश भौतिकविद इसे बहुत दूर मानते हैं, लेकिन टेगमार्क का तर्क है कि यह तार्किक निष्कर्ष है। अगर गणित वास्तविकता का वर्णन करता है और अगर वास्तविकता मौलिक है तो गणित भी मौलिक होना चाहिए, और अगर गणित मौलिक है तो हर गणितीय संरचना वास्तविक होनी चाहिए। लेकिन यहां समस्या है, क्या चेतना भी केवल एक गणितीय पैटर्न है, एक जटिल एल्गोरिथम, एक सूचना प्रसंस्करण प्रणाली, या यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो गणित से परे है? ऑक्सफोर्ड के दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने इसे कठिन समस्या कहा है। हम समझा सकते हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, हम न्यूरॉन्स को मैप कर सकते हैं, हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को माप सकते हैं, हम सूचना प्रसंस्करण को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझा सकते कि क्यों लाल रंग लाल दिखता है, क्यों दर्द दर्द महसूस होता है, क्यों खुशी खुशी महसूस होती है। यह व्यक्तिपरक अनुभव, यह क्वालिया, यह चेतना का सार गणित से नहीं आता प्रतीत होता। और यहीं पर मल्टीवर्स एक नया आयाम लेता है, भौतिकी की तरह ही मौलिक, गणित की तरह ही मौलिक। क्या होगा अगर यह ब्रह्मांड की एक बुनियादी संपत्ति है, हर ब्रह्मांड की, हर वास्तविकता की? यह पैनसाइकिज्म है, विचार कि चेतना हर जगह है, हर चीज में, हर परमाणु में, हर कण में, हर क्षेत्र में। और जब ये कण जटिल तरीकों से व्यवस्थित होते हैं तो चेतना अधिक जटिल हो जाती है। एक परमाणु में बहुत कम चेतना है, एक अणु में थोड़ी अधिक, एक कोशिका में और भी अधिक, एक मस्तिष्क में बहुत अधिक। लेकिन ये सब एक ही मौलिक संपत्ति की अभिव्यक्तियां हैं। और अगर ये सच है तो मल्टीवर्स केवल भौतिक ब्रह्मांडों का संग्रह नहीं है। हर ब्रह्मांड एक अलग तरीका है जिससे चेतना खुद को अनुभव करती है, एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग कहानी, एक अलग सपना। और यहीं पर हम प्राचीन ज्ञान के सबसे गहरे सत्य पर वापस आते हैं। ये केवल एक आध्यात्मिक कथन नहीं है, यह एक ब्रह्मांड विज्ञान कथन हो सकता है। अगर चेतना मौलिक है और अगर सभी ब्रह्मांड चेतना की अभिव्यक्तियां हैं, तो आप केवल एक अलग व्यक्ति नहीं हैं, आप ब्रह्म हैं, इस विशेष रूप में, इस विशेष ब्रह्मांड में, इस विशेष क्षण में। और हर दूसरे ब्रह्मांड में ब्रह्म खुद को एक अलग तरीके से अनुभव कर रहा है, एक अलग आप के रूप में, एक अलग जीवन के रूप में, एक अलग कहानी के रूप में। और सभी कहानियों का योग ब्रह्म की पूर्णता है। लेकिन यहां सबसे गहरा विरोधाभास है, यह बुराई की समस्या है। और हर धर्म, हर दर्शन, हर विचार प्रणाली ने इससे जूझा है। और मल्टीवर्स एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि अगर हर संभावना हो रही है तो इसमें पीड़ा भी शामिल है, इसमें दर्द भी शामिल है, इसमें अंधकार भी शामिल है, लेकिन इसमें खुशी भी शामिल है,
इसमें प्रेम भी शामिल है, इसमें प्रकाश भी शामिल है, और शायद दोनों आवश्यक हैं। शायद आप प्रकाश को नहीं जान सकते बिना अंधकार के, शायद आप खुशी को नहीं जान सकते बिना दर्द के, शायद आप प्रेम को नहीं जान सकते बिना हानि के। यह विपरीतों की एकता है, ताओ में, यिन और यांग में, शिव और शक्ति में, प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु। सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वो सिक्का चेतना है, अनुभव है, अस्तित्व है। और मल्टीवर्स में दोनों पहलू पूरी तरह से व्यक्त किए जाते हैं। एक ब्रह्मांड में केवल प्रकाश है, दूसरे में केवल अंधकार है, तीसरे में दोनों का संतुलन है, और सभी आवश्यक हैं, सभी मूल्यवान हैं, सभी पूर्णता के हिस्से हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप चुन सकते हैं कि किस ब्रह्मांड का अनुभव करना है, किस शाखा में जाना है, किस वास्तविकता को प्रकट करना है। और वो चुनाव आपकी चेतना की अवस्था से आता है, आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से, आपके इरादों से। अगर आप भय में हैं तो आप एक भयावह वास्तविकता का अनुभव करते हैं। अगर आप प्रेम में हैं तो आप एक प्रेमपूर्ण वास्तविकता का अनुभव करते हैं। अगर आप क्रोध में हैं तो आप एक क्रोधित वास्तविकता का अनुभव करते हैं। अगर आप शांति में हैं तो आप एक शांतिपूर्ण वास्तविकता का अनुभव करते हैं। और यहीं पर हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के अभिसरण पर पहुंचते हैं। लेकिन यहां हमें बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि वास्तविकता में निरंतरता है, भौतिकी के नियम हैं, कारण और प्रभाव हैं, और आप उन्हें केवल इच्छा से नहीं तोड़ सकते। लेकिन आप अपनी चेतना की अवस्था को बदल सकते हैं, और वह अवस्था आपकी धारणा को प्रभावित करती है, आपके निर्णयों को, आपके कार्यों को, आपके अवसरों को, और समय के साथ धीरे धीरे लगातार ये आपकी वास्तविकता को बदल देती है। और यहीं पर हम मल्टीवर्स के सबसे व्यावहारिक निहितार्थ पर पहुंचते हैं, और आप चुन रहे हैं कि किस ब्रह्मांड में रहना है, किस वास्तविकता का अनुभव करना है, किस जीवन को जीना है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आप चुन सकते हैं कृतज्ञता या शिकायत, आशा या निराशा, प्रेम या भय। और वह चुनाव, वह छोटा सा चुनाव आपके पूरे दिन को आकार देता है, आपके अनुभव को, आपकी वास्तविकता को। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप चुन सकते हैं निर्णय या करुणा, क्रोध या समझ, अलगाव या संबंध। और वह चुनाव आपके रिश्ते को आकार देता है, आपकी बातचीत को, आपके अनुभव को। जब आप एक चुनौती का सामना करते हैं तो आप चुन सकते हैं शिकार या विजेता, समस्या या अवसर, बाधा या सबक। और वह चुनाव आपके परिणाम को आकार देता है, आपके विकास को, आपके भविष्य को। और यहीं पर हम अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हैं, और जवाब चौंकाने वाला है, क्योंकि भले ही हर संभावना हो रही हो, आप केवल एक का अनुभव कर रहे हैं, और वह अनुभव अद्वितीय है, अपूर्णीय है, मूल्यवान है। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो ये मायने रखता है, भले ही एक और ब्रह्मांड में आप उन्हें प्यार नहीं करते, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस क्षण में ये प्रेम वास्तविक है। जब आप कुछ बनाते हैं तो ये मायने रखता है, भले ही एक और ब्रह्मांड में आप कुछ और बनाते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ये सृजन अद्वितीय है। जब आप बढ़ते हैं तो ये मायने रखता है, भले ही एक और ब्रह्मांड में आप अलग तरीके से बढ़ते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ये विकास आपका है, और ये केवल इस ब्रह्मांड में संभव है, इस शाखा में, इस क्षण में, इस अनुभव में। तो मल्टीवर्स आपको स्वतंत्र नहीं करता, यह आपको जिम्मेदार बनाता है। यह आपको शक्तिहीन नहीं बनाता, यह आपको शक्तिशाली बनाता है। यह आपको अर्थहीन नहीं बनाता। और अंत में यहीं पर हम पहुंचते हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे, आप कभी नहीं होंगे, क्योंकि आप सब कुछ हैं। हर ब्रह्मांड में, हर संभावना में, हर अनुभव में आप ब्रह्म हैं, चेतना हैं, अस्तित्व हैं। तो चाहे मल्टीवर्स सच हो या नहीं, चाहे हम इसे कभी साबित कर सकें या नहीं, चाहे यह विज्ञान हो या दर्शन या विश्वास, क्योंकि अंत में यही सब कुछ है, और ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त से अधिक है। 1 3 4 5 6 7 8 9 1 अभी इस क्षण, अभी इस क्षण जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं। समानांतरता, विज्ञान और दर्शन और व्यक्तिगत अनुभव, वैज्ञानिक ईमानदारी, चेतना के प्रश्न, अर्थ की खोज। 9
कोलत सेवाया कंपोजिशन, दार्शनिक गहराई प्लस हम क्या नहीं जानते प्लस मानव की ओर वापसी प्लस वृत्ताकार समापन, रहस्यमय प्लस प्रेरणादायक प्लस विनम्र। लेकिन अब इस यात्रा के अंत में हमें सबसे कठिन सत्य का सामना करना होगा। हम नहीं जानते कि मल्टीवर्स वास्तव में मौजूद है या नहीं। हम नहीं जानते कि चेतना क्या है। हम नहीं जानते कि वास्तविकता क्यों है। हम नहीं जानते कि हम यहाँ क्यों हैं। क्योंकि देखिए, विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति उत्तर देने में नहीं है, और मल्टीवर्स भले ही ये कभी साबित न हो, ने हमें कुछ सबसे गहरे प्रश्न पूछने के लिए मजबूर किया है जो मानवता ने कभी सामना किए हैं। ये केवल बौद्धिक पहेलियां नहीं हैं, ये अस्तित्वगत प्रश्न हैं। वे प्रश्न जो परिभाषित करते हैं कि मानव होने का क्या अर्थ है। और यहाँ कुछ विस्मयकारी है। न्यूटन ने सोचा था कि उन्होंने ब्रह्मांड को समझ लिया है, फिर आइंस्टाइन ने दिखाया कि ये और भी अजीब है, फिर क्वांटम भौतिकी ने दिखाया कि ये अकल्पनीय रूप से अजीब है, और अब मल्टीवर्स सुझाव देता है कि ये अनंत रूप से अजीब हो सकता है। शायद दोनों। शायद ज्ञान एक सीधी रेखा नहीं है, शायद ये एक सर्पिल है। हर मोड़ पर हम उसी प्रश्नों पर वापस आते हैं, लेकिन गहरे स्तर पर, अधिक समझ के साथ, अधिक विनम्रता के साथ। और शायद यही बिंदु है। शायद ब्रह्मांड को समझने का लक्ष्य इसे हल करना नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने इसे समझा था। उपनिषदों में एक सुंदर मार्ग है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। कुछ सत्य इतने गहरे हैं कि भाषा उन्हें पकड़ नहीं सकती, विचार उन्हें समझ नहीं सकता, केवल मौन उन्हें छू सकता है, केवल अनुभव उन्हें जान सकता है। और शायद मल्टीवर्स ऐसा ही सत्य है, और शायद ये ठीक है। शायद कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ गहरा है। हर बार जब आप एक निर्णय लेते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या होता अगर, हर बार जब आप डेजा वू का अनुभव करते हैं, हर बार जब आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन एक अलग दिशा में जा सकता था। और शायद ये पर्याप्त है। शायद हमें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे सुंदर विरोधाभास है। खुले नई संभावनाओं के लिए, खुले नए अनुभवों के लिए, खुले नए सत्यों के लिए। सुकरात ने कहा था, मैं केवल एक चीज जानता हूं, कि मैं कुछ नहीं जानता। और ये केवल विनम्रता नहीं थी, और मल्टीवर्स हमें यही सिखाता है। लेकिन शायद ये ठीक है, शायद ये रहस्य ही यात्रा है, शायद ये प्रश्न ही उत्तर है। अब आइए और भी गहरे जाएं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें छू नहीं सकते, हम केवल उनके प्रभाव देख सकते हैं। आकाश गंगाएं बहुत तेजी से घूमती हैं, ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलता है। कुछ है वहां, कुछ विशाल, कुछ शक्तिशाली। हम नहीं जानते कि समय क्या है। क्या ये मौलिक है, या क्या ये उभरता है? क्या ये बहता है, या क्या ये एक भ्रम है? क्या अतीत वास्तविक है? क्या भविष्य पहले से ही मौजूद है? हम नहीं जानते कि गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी को कैसे मिलाया जाए। एक सदी से अधिक समय से भौतिकी के ये दो स्तंभ एक दूसरे के साथ असंगत रहे हैं। स्ट्रिंग थियरी एक समाधान प्रदान करती है, लेकिन हम इसे परीक्षण नहीं कर सकते। लूप क्वांटम ग्रेविटी एक और प्रदान करती है, लेकिन हम इसे भी परीक्षण नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि चेतना कैसे उत्पन्न होती है। हम मस्तिष्क को मैप कर सकते हैं, हम न्यूरॉन्स को ट्रैक कर सकते हैं, हम रसायनों को माप सकते हैं। यह हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है, और हम इसे हल करने के करीब नहीं हैं। हम नहीं जानते कि जीवन कैसे शुरू हुआ। हम जानते हैं कि यह हुआ। हम जानते हैं कि यह कब हुआ, लेकिन हम नहीं जानते कि कैसे। हमारे पास सिद्धांत हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं। हम नहीं जानते कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। अरबों आकाशगंगाएं, ट्रिलियन तारे, असंख्य ग्रह, यह फर्मी पैराडॉक्स है, और हम नहीं जानते कि इसका उत्तर क्या है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या है। क्या यह हमेशा के लिए फैलता रहेगा? क्या यह अंततः ढह जाएगा? क्या यह एक बिग रिप में फट जाएगा? क्या यह एक हीट डेथ में ठंडा हो जाएगा? और सबसे गहरा, यह अंतिम प्रश्न है, अस्तित्व का प्रश्न, वास्तविकता का प्रश्न। दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर ने इसे मौलिक प्रश्न कहा, और उन्होंने कहा कि ये एकमात्र प्रश्न है जो वास्तव में मायने रखता है। लेकिन यहाँ सुंदरता है, क्योंकि जब आप इस प्रश्न के साथ बैठते हैं,
जब आप वास्तव में इसे महसूस करते हैं, जब आप इसकी गहराई में जाते हैं, ये दार्शनिक आश्चर्य है और ये मानव अनुभव का सबसे गहरा हिस्सा है। और उस क्षण में कुछ खुलता है, कुछ विस्तारित होता है, और शायद यही मल्टीवर्स का असली उपहार है। और उस आश्चर्य में हम खुद को पाते हैं, अपनी मानवता को, अपनी चेतना को। अब आइए वापस आएं। याद है, आपके दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। हर सेकंड में 1 लाख अरब रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, और क्वांटम भौतिकी के अनुसार इसी पल में एक और आप भी मौजूद है, और एक और एक और। लेकिन अब इस यात्रा के बाद यह अलग महसूस होता है, और वह प्रश्न आपको बदल देता है, क्योंकि अब जब आप एक निर्णय लेते हैं तो आप जानते हैं, और वह जागरूकता आपको अधिक सावधान बनाती है, अधिक उपस्थित बनाती है। अब जब आप किसी को देखते हैं तो आप जानते हैं, और वो जागरूकता आपको अधिक करुणामय बनाती है, अधिक समझदार बनाती है। अब जब आप आकाश को देखते हैं तो आप जानते हैं, और वो जागरूकता आपको अधिक विनम्र बनाती है, अधिक आश्चर्यचकित बनाती है। और अब जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप जानते हैं, आप 13 अरब 80 करोड़ वर्षों के विकास का परिणाम हैं। आप स्टारडस्ट हैं जो चेतन हो गया है, और शायद, बस शायद, आप अनंत ब्रह्मांडों में अनंत संस्करणों में से एक हैं। क्योंकि हर संस्करण चेतना का एक अलग अनुभव है, वास्तविकता का एक अलग दृष्टिकोण है। तो यहाँ अंतिम सत्य है, क्या आप एक शरीर हैं? क्या आप एक मन हैं? क्या आप एक आत्मा हैं? क्या आप एक व्यक्ति हैं? क्या आप एक प्रक्रिया हैं? क्या आप एक पैटर्न हैं? और उत्तर है, क्योंकि आप परिभाषा से परे हैं, शब्दों से परे हैं, विचार से परे हैं। तो अंत में मल्टीवर्स हमें यही सिखाता है, क्योंकि जीवन उत्तर खोजने के बारे में नहीं है, और शायद, बस शायद, यही बिंदु है, क्योंकि अंत